हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा बीएसए या एविडेंस लॉ। कोड है हमारा 5007 और 5003। क्वेश्चन नाम है हमारा 1 और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो क्वेरी है आपके जो इन चीज़ों को लेकर हैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा कोड था 5003, वो पहले लॉ ऑफ एविडेंस था। लॉ ऑफ एविडेंस था, लेकिन जो अभी हमारे 2023 में जो हमारे एक्टों में संशोधन होकर आया है, उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एविडेंस का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या कर दिया है? द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम भारतीय से लिया गया है बी, और साक्ष्य से लिया गया है एस, और अधिनियम से लिया गया है ए। तो इस प्रकार इसका जो नया नाम बना है वो है बीएसए। अब बात आती है कोड को लेकर। देखो, सीआरपीसी क्या नाम बदलकर हुआ है बीएनएसएस। ठीक है, और एविडेंस का नाम हुआ है नया बीएसए। ठीक है, अब बात आती है कोड की। ये जो इनके नाम है, ये तो क्या है? नाम है। इनका एक रोल नंबर होता है। रोल नंबर रख दिया इसका 2005, और इसका रख दिया 5002 रोल नंबर रख दिया इसका 5002, और इसका रोल नंबर रख दिया 5003। ठीक है, लेकिन जब संशोधन होकर ये न्यू एक्ट जो आए हैं, उनके फिर नाम बदले हैं। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग उनका फिर रोल नंबर अलग बना दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार बीएसए का ये नया बनकर आया है। तो बीएसए का जो रोल नंबर है या पासवर्ड मान लो, वो बना दिया है 5007। ठीक है, और इसका जो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसका जो नया पासवर्ड या रोल नंबर बनाया है वो है 5006। ठीक है, ये सिर्फ नाम है, नाम के कोड हैं। अब ये मुझे बताना क्यों पड़ रहा है, इसका रीजन क्या है वो समझा देता हूं। जो अभी मैंने वीडियो डाली है और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग सभी छोटे बड़े भाई बहन ये कह रहे हैं कि सर हमारा 5002 है और 5003 है। ये तो है ही है, आप हमें 5006 के और 5007 के भी पीडीएफ दो। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, इन दोनों का नाम एक ही है। जैसे सीआरपीसी 5002 है, इसका जो नाम बदलकर सीआरपीसी का बीएनएसएस कर दिया था, तो नाम बदला तो इनका कोड भी बदल दिया, लेकिन सिलेबस क्या है? सेम है। उसी प्रकार से ये एविडेंस का नाम बदला, बीएसए कर दिया। इसका 5003 कोड था, तो इसका 5007 कर दिया, लेकिन सिलेबस क्या है? एक ही है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को क्लियर कर लो। ठीक है, ये एक है, ये एक है। अब दूसरी बात करते हैं आगे। दूसरी बात है सिलेबस को लेकर। ठीक है, इसको लेकर क्या है कि जो हमारा एविडेंस है, ठीक है, उसको लेकर और बीएसए को लेकर सीआरपीसी और बीएनएसएस को लेकर कि सर ये जो न्यू एक्ट हमारे आए हैं तो इनका सिलेबस भी न्यू होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कंफर्म कर चुका हूं और फिर बता रहा हूं मैं आपको
कि जो अब के हमारा जो पेपर आएगा वो लगभग 70% पुराने सिलेबस पर रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा? पुराना ही रहेगा 70%। ठीक है, 30% सिलेबस हमारा न्यू आएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है आपका जो सिलेबस है मैच करने की। ठीक है, न्यू और पुराना दोनों मैच करने की कोशिश की है। दूसरी बात, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, एग्जामिनर अब के 15 या 20 नंबर का कुछ ऐसा स्पेशल रखेगा जो आपके पुराने सिलेबस से अलग हो। उसकी जानकारी देखो हमें भी इतनी नहीं थी, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने से 15 दिन पहले ही कंफर्म हुआ था कौन सा एक्ट आपका लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये आपके कंफर्म होगा कि किस तरह से क्वेश्चन वो रखते हैं, किस तरह से नहीं रखते हैं, लेकिन 70% आपका पुराना सिलेबस रहेगा। तो अब आपका जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये डाउट प्रत्येक स्टूडेंट के थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, पहली वीडियो में। ठीक है, कोड भी बता दिए और आपका सिलेबस का बता दिया। आगे चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, पहला ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वीकृति से आप क्या समझते हैं? स्वीकृति किन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है? स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर कीजिए। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो मैं समझूंगा कि आपने पूरी एविडेंस लॉ को समझ लिया है, बीएसए को समझ लिया है। ठीक है, अगर आपके दिमाग से यह वाला क्वेश्चन निकल गया तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ याद ही नहीं किया है, कुछ समझा ही नहीं है। तो आपको क्या है, अच्छे से ये देखना है। एग्जाम्पल बहुत प्यारे प्यारे दूंगा, पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, आपको पूरे यूट्यूब पे इतने अच्छे एग्जाम्पल और तरीके से कोई नहीं समझाएगा इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 1, स्वीकृति। ठीक है, पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है, आंसर देखते हैं। स्वीकृति का अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 की धारा 17 के अनुसार। तो अभी आपको यहां क्या करना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर देना है यहां पे। ठीक है, 2023 के की धारा 17 के अनुसार आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ 15 कर देना है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इसको हिंदी में लिखना चाहे तो वो हिंदी में भी लिख सकता है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो शॉर्ट नाम है वो है BSA, तो वो इस प्रकार भी लिख सकता है नाम को। ठीक है, BSA 2023 इस प्रकार से नाम लिख सकता है। अब जो न्यू धारा है मैंने यहाँ पे बता दी है, 15 के द्वारा है। इसमें क्या है, स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो किसी विवादित या सुसंगत यानी उत्तम या युक्तियुक्त तथ्य के बारे में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया गया हो। वो कौन से व्यक्ति हैं उसे बाद में देखेंगे, पहले स्वीकृति को देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने स्वीकृति को एक्सप्लेन नहीं किया तो क्वेश्चन आपको इरिटेट करेगा, बोर करने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो किसी विवादित या सुसंगत तथ्य के बारे में किया जाता है। अब बता देता हूं स्वीकृति क्या होती है। स्वीकृति को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं एग्जाम्पल के जरिए से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर भी एग्जाम्पल ही दूंगा मैं आपको। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपकी सुविधा के लिए। जो स्वीकृति होती है, स्वीकृति के प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वीकृति निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्वीकृति 3 प्रकार की होती हैं। जिन भाइयों ने नोट्स लिए हैं वो भी लिख लेना। ठीक है, नंबर 1,
की होती हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पे लिखते हैं हम न्यायिक स्वीकृतियां। ठीक है, जो न्याय के आधार पर हो। दूसरी होती हैं आकस्मिक। आपने अब तक पढ़ा होगा आकस्मिक घटना, लेकिन अब यहां पर पढ़ेंगे आकस्मिक स्वीकृति। ठीक है। तीसरा है मौन स्वीकृति या आचरण स्वीकृति। देखो फिर बता रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखोगे तो एविडेंस लॉ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, चीजों को बहुत ही डीपली समझाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक शब्द को। ठीक है, बस मेरी बातों को फोकस करना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं। ठीक है। स्वीकृति 3 प्रकार की होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है न्यायिक स्वीकृति, जो सत्यता के आधार पर होती है। दूसरी होती है आकस्मिक, जिसकी संभावना नहीं रहती है लेकिन वह स्वीकृति हो जाती है। संभावना नहीं है लेकिन वो स्वीकृति हो गई। तीसरी है मौन स्वीकृति, हम स्वीकृति मतलब देना नहीं चाहते हैं लेकिन वो अपने आप हो गई है। हम किसी चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन वो स्वीकार अपने आप हो गई है। अब कहोगे कि सर ये तो हमारी समझ में बात आई नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका भी एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, इसका भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, और प्यारा सा इसका भी एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपने वीडियो को काटा या आप इधर उधर ध्यान रखोगे, ठीक है, तो चीजें गायब हो जाएंगी। तो तीनों को बड़े प्यार से एक एक तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कौन सी स्वीकृति समझाऊंगा आपको? नंबर 1 की न्यायिक स्वीकृति। ठीक है, ये गलत हो गया, ऐसे कर लो, स्वीकृति। और स्वीकृति, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, इससे भी थोड़ा सा। स्वीकृति काफी जगह दी जाती है। स्वीकृति, स्वीकृति समझते हैं। नंबर 1, कहीं पर वादी वे प्रतिवादी का केस चल रहा है, वहां पर स्वीकृति। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की स्वीकृति। अब ये कहोगे स्वयं की स्वीकृति क्या है सर जी? सभी एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज कहानी की तरह रटा दूंगा। ठीक है। तीसरी स्वीकृति व्यापार, परिवार या कोई अन्य स्वीकृति। इन सभी को एक अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। ये वादी या प्रतिवादी के केस में स्वीकृति, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं स्वीकृति, व्यापार या परिवार या प्लस अन्य कोई स्वीकृति। अब ये सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल के जरिए से न्यायिक स्वीकृति देखते हैं। ए है और बी है। ठीक है। ए और बी का विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद, किसी मकान को लेकर, किसी एक मकान को लेकर। ठीक है। लेकिन एक तीसरा पक्ष है जो इनका समझौता कराना चाहता है। ए है और बी है, दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं। ठीक है, एरो बना दिया है। ये जो मकान है इसमें कोई किराएदार रह रहा है, किराएदार है। ठीक है। अब हो सकता है ये जो विवाद कर रहे हैं आपस में भाई भाई हो, ये भाई भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हो। अब एक में इनमें कोई एक बीच में समझौता करने वाला व्यक्ति आता है।
ठीक है। ए और बी दोनों राजी हो जाते हैं, बी से कहते हैं कि भाई आप हमारा समझौता कर दीजिए किसी भी प्रकार से, ठीक है। या कोई 5 पंच हो, 5 व्यक्तियों को इन्होंने समझौते के लिए नियुक्त करा। एक बात ध्यान रखना आप, कभी भी समझौते में सम लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा विषम लोगों की संख्या होनी चाहिए। उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी समझौता हो, कोई भी बिचौलिया हो, उसमें सम नहीं हो, विषम होने चाहिए। जैसे 5 होते हैं पंच, अगर किसी के पक्ष में 1 वोट आई है, किसी के पक्ष में 4 वोट आई है, तो निर्णय 4 वाले के पक्ष में जाएगा। सपोज करो अगर पंच 4 होते, 2-2 बट गए, तो भाई निर्णय तो किसी के पक्ष में नहीं आया, तो दोनों बराबर हो गए। अब 5 में क्या होता है, 1 या 4 होगा, 2 या 3 होगा, 3 या 2 होगा, 1 या 4 होगा, इस प्रकार से क्रम में होंगे। या 5 बराबर 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर संख्या विषम ही रहेगी एक पक्ष की, ठीक है। तो इस प्रकार से एक विषम संख्या रखते हैं जिससे कि फैसला एक बार में ही हो जाए, वोट कभी भी बराबर ना पड़े। अब आगे चलते हैं। समझौते के लिए गए और ये व्यक्ति चुपके से इस किराएदार के पास गए, ठीक है, और किराएदार से पूछा कि आप जिस मकान में रह रहे हो, आपसे किराया कौन वसूलता है और ये भूमि किसकी है, अगर आपको पता हो तो। उस किराएदार ने बोला, किराएदार कोई दुकान भी हो सकती है किराए पर, कोई मकान भी हो सकता है उसके अंदर, भाई मकान के अंदर भी दुकान हो सकती है। तो आपने देखा होगा आजकल लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं कुछ समय के लिए, या पगड़ी पे उठा देते हैं दुकानों को, तो वहां पर पहले ही पैसे जमा करा लेते हैं, या कोई अन्य चीज भी हो सकती है। तो किराएदार के पास गए और उससे पूछा कि जिस घर में आप रह रहे हो, जिस किराए की दुकान में आप कार्य कर रहे हो, ये दुकान या मकान किसका है। तो ये जो किराएदार है ये बिल्कुल सत्य बताएगा, क्योंकि ये किसी को एक को रेंट दे रहा होगा, और ये भी पूरे दस्तावेज के साथ, अगर इसने दुकान ली है तो उसकी भी छानबीन करी होगी, कोई मेरे से पगड़ी पे पैसे ना ले जाए। पगड़ी जानते होगे आप सब, पगड़ी होती है जब कोई दुकान लेते हैं तो एडवांस में पैसा देना, ठीक है। अब ये पंच इसके पास गए, इसने सत्यता बता दी किराएदार ने कि मैं तो उस व्यक्ति को पैसे देता हूं और उसके कागज के आधार पर ही मैंने ये दुकान या मकान किराए पर लिया है। तो ये है न्यायिक स्वीकृति। ये पंच जो है उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देंगे जिसके यहाँ पर किराएदार बताएगा कि मैं उसको पैसे देता हूं और उन्होंने इस प्रकार से मेरे दस्तावेज देखे हैं और उनको मैंने पगड़ी दी है दस्तावेज देखने के बाद। तो जिसका ये बोलेगा किराएदार, सपोज करो इसने ए का बोला है, तो ये ए के पक्ष में चली जाएगी, और ये क्या है, न्यायिक स्वीकृति है। और ये न्यायिक स्वीकृति किसने की है, किराएदार ने, ठीक है। ये है न्यायिक स्वीकृति। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आगे चलते हैं। न्यायिक स्वीकृति मतलब सत्यता के आधार पर स्वीकृति। दूसरी है आकस्मिक स्वीकृति। स्वीकृति या स्वीकृतियां, आज तक आपने पढ़ा होगा आकस्मिक दुर्घटना, ठीक है, लेकिन आज पढ़ोगे आकस्मिक स्वीकृति। आकस्मिक स्वीकृति क्या होती है देखते हैं। कोई ए नाम का व्यक्ति है और उस व्यक्ति पर कोई अपराध है, अपराध का नाम है कि भाई इस व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई अपराध किया है। चलो हम हत्या ले लेते हैं, हत्या का नाम है या अपराध है, अपराध का नाम है हत्या, ए पर लगा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति झुठलाता है सभी चीजों को, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति कहीं बाहर जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कहां पर, बाहर। लेकिन जो जमाना क्या था, इसके समय का पत्र का जमाना था। हम ये क्या करता था, लेटर लिखता था अपनी पत्नी के लिए। तो ए ने अपनी पत्नी
पत्नी को एक पत्र लिखा, को पत्र लिखा, और उस पत्र में इसने वह घटना लिखी कि मैंने कोई अपराध किया है, या एक महिला की हत्या की है, एक पुरुष की हत्या की है, और उसका पता यहाँ के स्टाफ को लग गया है और मेरे पे शक किया जा रहा है, और मैं यहाँ से बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ, ठीक है। और ये बात आप किसी को मत बताना। इस प्रकार का पत्र इसने अपनी पत्नी के नाम पर लिखा, उसे भेजने के लिए कि अपने मन की जो व्यथा है, जो कहानी है, मैं अपनी पत्नी को बता दूं। और उसने क्या है, एक पत्र बंद करा और एक कर्मचारी को दे दिया। कर्मचारी से बोला, इसने डर की वजह से कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा, इस पत्र को आप डाकघर में डाल देना, डाकघर में डाल देना, ठीक है। जब ये कर्मचारी बाहर जा रहा था तो इसका जो अधिकारी था उसने इसे पकड़ा कि आप कहाँ जा रहे हो, कि सर ऐसे ऐसे फला सर ने, ए नाम के जो सर हैं, उन्होंने मुझे डाकघर के लिए भेजा है कि कोई पत्र लेकर, कि आप इस पत्र को डाकघर में डालिए आओ। तो अधिकारी बोला कि आप उनका काम ना करो, इस पत्र को मैं डाल दूंगा, आप जो है दूसरा काम करो। तो ये पत्र किसके पास आ गया, अधिकारी के पास आ गया। अधिकारी का जो मन था वो थोड़ा विचलित था, क्योंकि वहां पर पहले से ही हल्ला मच रहा था कि हत्या हुई है, तो वो थोड़ा शक के था, शक की टाइप था, या शक में था कि शायद ये इसमें कुछ ऐसी घटना ना लिख दे जिससे हमें सबूत का पता चल जाए। तो उसने उसको शक के मूड में ही हक लिख दिया है, देखो यहाँ पे शक लिख लेना। शक के मूड में उसने उसे खोला, और खोलने के बाद उसमें सारी जो शक था वो सत्य हो गया, क्योंकि वहां पर पहले से ही उस व्यक्ति पर शक की नजर से देखा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे, अपराध का नाम दिया जा रहा था कि आपने हत्या की है, ठीक है। लेकिन जब उस लेटर को शक के दायरे में अधिकारी ने खोला तो वहां पे बात क्या हो गई, सत्य, और उस ए व्यक्ति को पकड़ा गया। तो अब बात क्या होती है कि इस व्यक्ति की जो स्वीकृति हुई है अपराध की, ये कैसी थी, आकस्मिक। इसको क्या पता था कि जो मैं पत्र लिख रहा हूं अपनी पत्नी को, वो अधिकारी के पास चला जाएगा। तो ये जो स्वीकृति इसने करी, उस पर लिखितम तौर पे अपने सिग्नेचर भी लिखे जाते हैं जब कोई पत्र लिखा जाता है, और अपना एड्रेस, अपने घर का भी एड्रेस डाल दिया, पत्नी का भी नाम डाल दिया, सिग्नेचर भी कर दिए। तो क्या हो गई, वहां पे स्वीकृति हो गई। और स्वीकृति कैसी हो गई, वो आकस्मिक, लिख करना नहीं चाह रहा था, वो अपनी पत्नी को अपनी व्यथा बताना चाह रहा था, लेकिन वहां पर क्या हो गई, स्वीकृति। तो इसे कहेंगे आकस्मिक स्वीकृति, ठीक है। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। तीसरा देखते हैं, देखो ये थी दूसरे नंबर की स्वीकृति। यहां पर कै विक है, कै ने खे को 10,000 रुपए दिए, किसको, खे को। देने वाला, लेने वाला, देनदार कह सकते हो और लेनदार कह सकते हो, ठीक है। कै ने खे को 20,000 रुपए दिए। कै ने खे से कहा कि भाई कुछ समय हो गया है, जिस समय के आपने बोला था कि मैं इतने समय में आपके पैसे दे दूंगा, आपने वापस नहीं किए हैं। कै ने खे से पैसे मांगे, ठीक है। खे जो है इसका ऋण चुकाने के लिए गे के पास गया। गे से बोला कि भाई मेरे पे किसी के 10,000 रुपए का कर्जा है, मुझे उसका कर्जा पटाना है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, ठीक है। लेकिन इतने में ही वहां पर घे आ जाता है। खे ने किससे बोला था, गे से बोला, गे के पास घे आ जाता है, और घे जो है कहता है गे से, किससे कहता है, गे से, कि तुम खे को पैसे मत देना। घे जो बोल रहा है गे से कि तुम खे को पैसे मत देना,
क्योंकि इस पर पहले से ही कै के पैसे आ रहे हैं और ये थोड़ा बेईमान टाइप का व्यक्ति है, आप इसे पैसे मत दे देना। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है खे, ये इस बात को थोड़ा सुन लेता है। ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये इस बात को सुन लेता है। तो ये व्यक्ति, बात तो सत्य थी, ये शर्म के मारे वहां से चला जाता है और कोई जवाब नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये वास्तव में ही कर्जदार था। ठीक है। तो ये वहां से चला जाता है। तो इस बात को बोलेंगे कि उस खे ने यहां पर मौन स्वीकृति दी है कि हाँ मैं कर्जदार हूं और मैंने उसका पैसा नहीं चुकाया है। तो ये क्या है? मौन स्वीकृति। अब कै इसके ऊपर वाद भी ला सकता है और आगे कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है, पेश कर सकता है। ठीक है। क्योंकि इसने क्या दी है? मौन स्वीकृति। और इसके हकदार गवाह कौन है? गे और घ। ठीक है। दोबारा से समझ लो। कै देने वाला, ख लेने वाला। कै ने ख को 10,000 रुपए दिए। ठीक है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद कै ख के पास गया कि भाई मेरे 10,000 रुपए मुझे वापस दो। लेकिन ख के पास व्यवस्था नहीं थी। ख कर्ज लेने के लिए गे के पास गया कि भाई मेरे ऊपर कै का कर्ज आ रहा है और मुझे कै के पैसे देने हैं, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। इतने में ही गे के पास गे का एक दूसरा मित्र घ आ जाता है और घ से कहता है अकेले में ले जाकर, घ कहता है गे से कि गे ख को पैसे ना देना, क्योंकि ये बेईमान है और इसने ख ने जो है कै के पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है। ये बात ख सुन लेता है और वो शर्म की वजह से वहां से चला जाता है, क्योंकि बात सत्य थी, इसके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये क्या है? मौन स्वीकृति। तो ये जो 3 स्वीकृति थी, तीनों मैंने आपको करा दी हैं। लेकिन अब एक ट्विस्ट और आता है इन चीजों में। क्या ट्विस्ट आता है? पहले हम देख लेंगे इसी को, जिसको करा रहे हैं इसी को एक ट्विस्ट देख लेते हैं इसमें। इसका क्या है? अपवाद। ठीक है। हो सकता है एक मौन स्वीकृति हो और उसने कोई जवाब ना दिया हो। भाई खे गे को और घे को है जवाब भी तो दे सकता था कि भाई मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, मेरे घर में बीमारी थी, या कोई परेशान था, या कोई अन्य कोई कारण था, इतना यहां पर कुछ कह सकता था। ठीक है। लेकिन ये खे जो था शर्मदार व्यक्ति था, इनको जवाब देना नहीं चाहता था। ठीक है। क्योंकि ये इनको जवाब देता, यहाँ और विवाद बढ़ता। ये व्यक्ति तो पहले से ही टेंशन में कर्ज को लेकर। तो हो सकता है इस व्यक्ति ने शर्म की वजह से, आने वाले समय में विवाद होने की वजह से, इस वजह से यहां पर कुछ कहा ना हो, लेकिन ये मौन स्वीकृति हो गई थी। अब इसका अपवाद एक और है, इसने कोई जवाब ना दिया। इसके कारण क्या है? जवाब न देने पर स्वीकृति हो गई कि भाई अगर तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब है तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम दोषी हो कर्ज लेने के। ठीक है। और तुम क्या हो? एक बेईमान हो, उसका कर्ज नहीं दे रहे हो और क्या आप पे वाद लेकर आएगा तो बात सत्य होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका अपवाद क्या है? से नाम के व्यक्ति ने दे नाम के व्यक्ति पर, से के पास एक पुत्र था। क्या था? पुत्र। और दे पर क्या थी? एक पुत्री। ठीक है। से ने एक पत्र लिखा या निमंत्रण मान लो। ठीक है। और ये पत्र और निमंत्रण कहां पर भेजा? दे के घर। कि मुझे, आप उस पत्र में लिख रहा था मैं अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से करना चाहता हूं। ठीक है। यहां पर दे ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। कोई जवाब नहीं दिया। तो यहां पर यह नहीं माना जाएगा
मौन स्वीकृति का मतलब मौन स्वीकृति है, यहां पर ये नहीं माना जाएगा कि उसने मौन स्वीकृति दी है कि दय अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से करना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर ये मौन स्वीकृति नहीं है। ठीक है, चुप रहना कभी कभी स्वीकृति उस प्रकार की नहीं होती है जिस प्रकार की हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर खे चुप होकर निकल गया था, तो यहाँ पर माना कि वो मौन स्वीकृति दे गया है। हाँ, वो एक कर्जदार है और एक बेईमान व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो गई थी, मौन स्वीकृति। यहाँ पर से ने पत्र या निमंत्रण भेजा दे के पास कि मेरा पुत्र आपकी पुत्री से शादी करना चाहता है, और इसने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे ने अपनी पुत्री का विवाह से के पुत्र से करने के लिए स्वीकृति दे दी है, नहीं। तो यहां पर मौन स्वीकृति का मतलब क्या है, यहां पर आपका जो खंडन हो गया है, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मन था, संविदा का जो मन था, वो यहां पर खंडित है इस मौन स्वीकृति से। तो ये क्या है, इसका अपवाद है। उम्मीद करता हूं समझ पाया होगा। ठीक है, दूसरा यहां पर बोला था आकस्मिक स्वीकृतियां, जैसे ए पर अपराध था किसका, हत्या का। ए के मन में व्यथा थी, इसने अपनी व्यथा एक पत्र में अपनी पत्नी को लिखा। ठीक है, पत्नी को पत्र लिखा और उस पत्र में अपनी सारी व्यथा लिख दी। इसने डर की वजह से ए ने ये पत्र कै को दे दिया, उसको कर्मचारी को दे दिया। कर्मचारी से बोला कि आप इसे डाकघर में पहुंचा दो। लेकिन जब कर्मचारी डाकघर जा रहा था तो कर्मचारी का जो अधिकारी था उसने इसे पकड़ लिया कि कहाँ जा रहे हो। इसने बताया कि ए नाम के जो व्यक्ति हैं, सर हैं, उन्होंने हमें एक पत्र दिया है, उसको मैं, या चिट्ठी मान लो, पत्र मान लो, डाक मान लो, उसमें डाकघर में डालने जा रहा हूं। तो अधिकारी को इस पर पहले से ही शक था, ए पर। ठीक है, तो उसने बोला कि इस पत्र को मुझे दो, मैं इसे वहां पर पहुंचा दूंगा। शक तो था ही। इसने उसे खोल के देखा तो उसमें पूरी कहानी लिखी हुई थी, तो ये आरोपी हो गया। लेकिन इसी का एक अपवाद क्या है, इस कर्मचारी को किसी ने कुछ लालच दिया हो, किसी ने, जैसे बी व्यक्ति ले लो, बी व्यक्ति ने अपराध किया हो और उस पत्र में झूठा आरोप ए का लगाकर कि मैं ए हूं, ए बन जाए, और उसका नाम, उसका पता भाई जानता हो, और उसकी पत्नी वतनी का नाम जानता हो, उसके नाम पर झूठा पत्र लिखकर कर्मचारी के हाथ में दे दिया और लालच बस कह दिया कि आप इस प्रकार से इस पत्र को लेके जाना जिससे कि ये अधिकारी के हाथ में पहुंच जाए। ये आपका कार्य है, आप कैसे पहुंचाओ अधिकारी के हाथ में। या आप ये कह देना कि सर ये उन्होंने पत्र दिया है और ये आप पढ़ देख लो एक बार। और चाल किसकी थी, बी की थी। तो ये अधिकारी उस पत्र को सत्य मानते हुए इस व्यक्ति को पकड़ ले, तो ये क्या है, इसका अपवाद है। ये क्या है, झूठ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, साक्ष्य तो इसमें भी देने पड़ेंगे, साक्ष्य इसमें भी देने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या है, ये एक अपवाद है। हो सकता है पत्र कोई और व्यक्ति लिख दे उसके नाम पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, समझाए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अब अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ आगे चलते हैं। देखो, इसको ज्यादा पढ़ाने का और समझाने का रीजन सिर्फ इतना था कि आप एविडेंस लॉ में यानी बीएसए में अच्छे से पकड़ कर सको। पहला क्वेश्चन था, अच्छी पकड़ बन जाएगी, अच्छी बात होगी। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बड़े प्यार से। अब ये समझ में आपको एक कहानी की तरह आ जाएगा। और एक बात और बता देता हूं, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, लॉ के अंदर हजारों हजार आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, आप ये मत मानना कि मैं 2 3 4 आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूं तो वो सर्वसत्य हैं, उसी के आधार पर पूरा लॉ चलेगा, नहीं। हर क्वेश्चन में आपको नए नए एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे थे जो आपका बेसिक क्लियर करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, हर एग्जाम्पल का अपवाद होता है, हर सेक्शन का अपवाद होता है,
हर एक्ट का अपवाद होता है कि सर्वथा सत्य कुछ नहीं है लॉ के अंदर। हर किसी का कहीं ना कहीं आपको अपवाद जरूर मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। स्वीकृति का अर्थ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 के अनुसार स्वीकृति में मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो किसी विवादित या सुसंगत तथ्य के बारे में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया गया हो। देखो, स्वीकृति जो होती है वो लिखित भी हो सकती है, वो दस्तावेजी भी हो सकती है, और वो लिखित दस्तावेजी या मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका वाद या कार्रवाई की किसी विषय वस्तु में कोई संपत्ति या धन संबंधी हित छुपा है, और ऐसे हितवद व्यक्तियों द्वारा किया गया मौखिक या दस्तावेजी कथन स्वीकृति कहलाता है। दूसरा, इस बात का अर्थ समझते हैं। यहां पर बोला है स्वीकृति उसे समझते हैं, उसे मानते हैं जिस व्यक्ति ने की है उसका उसमें कोई ना कोई हित छुपा हुआ हो। क्या है? हित छुपा हुआ हो। जैसे भाई खे ने यहां पे मौन स्वीकृति की थी, तो यहां पर ये क्या था? कर्जदार था, तो भाई इसका हित छुपा हुआ था। अगर केस इस पे पड़ता तो ये क्या बनता? प्रतिवादी बनता। तो भाई इसका हित छुपा हुआ है। दूसरा, यहां पर ए ने जो स्वीकृति की थी, भाई ये इसका भी हित छुपा है। क्या है? ये अपराधी था। ठीक है, अब इसकी जो स्वीकृति हुई थी वो कैसी थी? लिखित थी। भाई स्वयं इसने दस्तावेज लिखे थे, और वो लेकिन हो कैसी गई थी? आकस्मिक। दूसरी बात, एक होती है न्यायिक स्वीकृति, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, किसी किराएदार के जरिए या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जो सत्यता का प्रमाण देती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और ऐसे हितवद व्यक्तियों द्वारा किया गया मौखिक या दस्तावेजी कथन स्वीकृति कहलाता है, जो उसको स्वीकार करते हैं। अब है स्वीकृति के लक्षण। नंबर 1 पॉइंट है, यहां पर लिखना है आपको, ये किसी विवादित या सुसंगत, ये लिखना है आपको यहां पे। तो लक्षण कैसे होने चाहिए स्वीकृति है? ये किसी विवादित या सुसंगत तथ्य से संबंध रखता है या रखता हो। आगे चलते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18, 19 और 20 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं उसे बता देता हूं। 18 की जगह तो आप करना 16, ठीक है, और 16 में आपको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति जो कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। 19 की जगह करना है आपको 17, और इसमें क्या याद करना है? उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। नंबर 20 है हमारा, यानी सेक्शन 20 की जगह आपको करना है 18। ठीक है, बाद के पक्षकार या अव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति। इन व्यक्तियों द्वारा क्या की जानी चाहिए? स्वीकृति की जानी चाहिए। तीसरा है, ये मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं, या तो लिखित में हो सकती हैं या मौखिक हो सकती हैं। आगे चलते हैं। स्वीकृति के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। महत्वपूर्ण वाले तो 2 प्रकार हैं, एक है न्यायिक स्वीकृति, दूसरा है न्यायतिरेकर स्वीकृति। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। न्यायिक स्वीकृतियां, ऐसी स्वीकृतियां जो किसी वाद के दौरान की जाती हैं, न्यायिक स्वीकृति कहलाती हैं। वाद के दौरान जैसे हम किसी के ऊपर वाद डालते हैं, केस करते हैं, उसमें की जाने वाली स्वीकृतियां, उनको न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं।
नंबर 1, अभिवचनों में की गई स्वीकृतियां अर्थात बाद में लिखित कथन। जब हम किसी व्यक्ति पर वाद डालते हैं या केस करते हैं, जो उसमें हम कथन करते हैं उनको ही हम अभिवचन कहते हैं। दूसरा, स्वीकृति की सूचना के उत्तर में की गई स्वीकृति। जैसे हमें कोई स्वीकृति का प्राप्त सूचना मिलती है या हमें कोई प्राप्त होता है दस्तावेज, उसके आधार पर हम जो स्वीकृति करते हैं उसे कहते हैं स्वीकृति की सूचना के उत्तर में की गई स्वीकृतियां। तीसरा है, कार्यवाहियों के दौरान पक्षों के वकीलों द्वारा किए गए कथन स्वीकृति में आते हैं। या प्रश्नों के उत्तर, अगर कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन करता है तो उसके उत्तर में दी गए अर्थ वो हैं स्वीकृतियां। आगे चलते हैं, न्याय अतिरेक स्वीकृतियां। यहां पर ऐसी लिख लेना, ऐसी स्वीकृतियां जो किसी भी संवाद के अलावा की जाती हैं, इनका प्रयोग हमेशा उसी पक्ष के विरुद्ध किया जाता है जो इनको करता है। देखो, न्याय अतिरेक स्वीकृतियां, न्यायिक स्वीकृतियां तो आप सब जानते हो, जो हम कोर्ट में स्वीकार करते हैं, जो लिखते हैं और उसके पक्ष में दूसरा पक्ष कोई निर्णय देता है लिखित में या मौखिक में, या जो गवाह होते हैं उस पक्ष में लिख कर देते हैं, उन्हें न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। कि जैसे किसी वादी है, प्रतिवादी पर केस डाला है, ठीक है, और उसके पक्ष में कोई गवाह हो, और वो कैसा गवाह हो, जिसने उस कथन को होते हुए देखा हो, सुना हो, ठीक है, ऐसा गवाह। तो ये क्या है, न्यायिक। तो इसका वर्णन वादी अपने कथन में करेगा, अभिवचन में करेगा गवाह का वर्णन। आगे चलते हैं, न्यायतिरिक्त स्वीकृतियां कैसी होती हैं, जो स्वयं हो जाती हैं या आकस्मिक होती हैं या मौन होती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसी स्वीकृतियां जो किसी भी समय वाद के अलावा की जाती हैं, मतलब वाद नहीं चल रहा है लेकिन व्यक्ति उनको स्वीकार कर रहा है, इनका प्रयोग हमेशा उसी पक्ष के विरुद्ध किया जाता है जो इनको करता है। अब देखो, इस चीज को समझना, इनका प्रयोग हमेशा उसी पक्ष के विरुद्ध किया जाता है जो इनको करता है। अब कहोगे सर, कोई व्यक्ति स्वयं कर रहा है और स्वयं ही उसमें फंस कैसे जाएगा। जैसे यहां पर ख ने क्या दी थी, मौन स्वीकृति दे दी थी। भाई, मौन स्वीकृति का मतलब ये खुद अपराधी बन गया था। दूसरा, यहां पर इसने आकस्मिक स्वीकृति देती थी, ये खुद अपराधी बन गया था। तीसरे में न्यायिक स्वीकृति थी, उसने समझौते वाले व्यक्तियों को बुलाया और बोला आप मेरे किराएदार से जाकर बूझ लो, या आप हमारा बंटवारा कर दो, या वो जो पंच थे वो खुद जाकर उस किराएदार से बात करने चले गए। लेकिन उन पंचों को बुलाया किसने था, खुद व्यक्तियों ने बुलाया था। उनमें से कोई एक पक्ष हो सकता है जो दोषी था, लेकिन वो उन पर ही उल्टा पड़ गया, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था। तो ये क्या होती हैं, खुद ही व्यक्ति स्वीकार करता है और खुद पर ही वो सिद्ध हो जाती हैं। इनका प्रयोग हमेशा उसी पक्ष के विरुद्ध किया जाता है जो इनको करता है, यानी जो स्वीकार करता है उसी के ऊपर ये अपराध साबित हो जाते हैं। अब ये स्वीकार कैसे होते हैं, न्यायिक स्वीकृति हो गई, मौन स्वीकृति हो गई, आकस्मिक स्वीकृति हो गई। आगे चलते हैं, यदि न्यायालय इनकी जांच के बाद असत्य समझता है तो इन्हें अस्वीकार कर सकता है। दूसरी बात, अब मैंने इनके अपवाद भी बताए थे। अगर न्यायालय इन्हें झूठा समझता है या इन्हें मिथ्या समझता है और इनके लिए साक्ष्य मांगना चाहता है तो साक्ष्य मांग सकता है, सबूत पक्के मांग सकता है। दूसरा, इन्हें खारिज भी कर सकता है, नकार सकता है। कौन, न्यायाधीश। आगे, याद रहे स्वीकारकर्ता को केवल तथ्यों से संबंधित स्वीकृतियों से ही बाध्य किया जा सकता है। दूसरी बात, यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने स्वीकृति ली है, मौन स्वीकृति हो, आकस्मिक हो या न्यायिक स्वीकृति हो, 3 स्वीकृति होती है, बताई हैं तीनों। अगर कोई व्यक्ति स्वीकृति करता है ना, अनजाने में हो, आकस्मिक हो, मौन हो, ठीक है, कोई सी हो, तो वहां पर क्या है, तथ्यों से संबंधित, मतलब वहां पर ऐसी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति ने उनके ऊपर केस डाल दिया, नहीं,
वो क्या है, तथ्यों से संबंधित। दूसरी बात अब आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाता हूं। एक से नाम का एक नगर था। क्या था? नगर। ठीक है, से नाम का नगर था और यहां पर एक रास्ता था। ठीक है, यहां से ए नाम का आदमी निकल के जा रहा था। आदमी है कौन? ए। ठीक है, इस नगर में किसी बी नाम के व्यक्ति ने, बी नाम का आदमी है, इसने एक, यहां पे एक नगर है ये प्यारा सा, ये रहा। बी ने क्या करा, इसमें आग लगा दी। क्या है? आग लगाई। ये सब घटना ए ने देखी। किसने देखी? ए ने, कि बी नाम का व्यक्ति सैन नगर में आग लगा रहा है। ठीक है, अब यहां से ये चला जाता है। ए ने ये बात डी को बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं सैनगर से निकल के आ रहा था, तो बी नाम के व्यक्ति ने सैनगर में आग लगा दी है। ए ने डी को बताई, डी ने ई को बताई, ई ने एफ को बताई। ठीक है, इस प्रकार से यह पुनः सूचना उस व्यक्ति के पास चली गई जो बात कर रहा था। ठीक है, कि भाई हमारे गांव में किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने आग लगा दी है, और अनजान के नाम पे, अज्ञात के नाम पर एफआईआर करने ये पहुंच गया। उड़ते उड़ते ये खबर उसी व्यक्ति के कानों में पहुंच गई कि ऐसे ऐसे मैं तो सुन के आया हूं। अब यहां पर इस व्यक्ति को, एफ को, गवाह के तौर पर सत्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे क्या है, न्यायालय खारिज कर देगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये सुनी हुई बात को बता रहा है। सुनी हुई बात बता रहा है, और सुनी हुई बात का साक्ष्य नहीं चलता है। साक्ष्य किस व्यक्ति का चलेगा? ए का, क्योंकि इसने आंखों से देखा है और वहां पर कोई आवाज ऐसी हुई हो तो उसे सुना भी है। ठीक है, इस व्यक्ति के साक्ष्य को माना जाएगा, ना कि डी ई एफ, इनके साक्ष्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इनको करता है, यदि न्यायालय इनकी जांच के बाद, आगे चलते हैं, ये करा दिया है। याद रहे, स्वीकारकर्ता को केवल तथ्यों से संबंधित स्वीकृतियों से ही बाध्य किया जा सकता है। तथ्यों से स्वीकृत, भाई ए के पास तो तथ्य हैं। ठीक है, तो ये तो इसको बाध्य कर भी सकता है बी को। अगर इस पे कोई व्यक्ति एल नाम का वाद लेकर आ रहा है और एल जो ए को गवाह के तौर पर वहां खड़ा करता है, तो ये साबित कर सकता है तथ्यों के आधार पर कि बी ने आग लगाई है, मेरे आंखों के सामने की घटना है। लेकिन डी ई एफ ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, और ये क्या सा है, पक्का तथ्य है, सबूत है। ठीक है, विधि संबंधी स्वीकृति से नहीं बाध्य किया जा सकता है, विधि संबंधी स्वीकृति से नहीं। अब दूसरी बात, इस व्यक्ति को तथ्यों से ही बाध्य किया जाएगा। किसको? बी को। अब ऐसा थोड़ी है अज्ञात के तौर पर या शक के दायरे पर बी को उठाया जाए, नहीं भाई, ना तो शक के दायरे पर उठा सकते हैं, ना अज्ञात के रूप में उठा सकते हैं। अज्ञात एफआईआर किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम पर हुई है, चलो बी को उठा लो, नहीं, ये तथ्यों के आधार पर ही। ठीक है, विधि संबंधी स्वीकृति से नहीं। न्यायिक कार्यवाहियों में स्वीकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई जब तक कोई व्यक्ति स्वीकृति नहीं करेगा तो न्यायिक कार्रवाइयों में मजबूती नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा प्रत्येक केस के लिए गवाहों की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं? स्वीकृति। यदि एक पक्ष यह सिद्ध कर देता है कि दूसरे पक्ष ने अमुक मामले को स्वीकार कर लिया है, तो न्यायालय का कार्य सरल हो जाता है। या दूसरी बात, सामने वाला व्यक्ति जिसने अपराध किया है, भाई स्वीकृति दो प्रकार से होती है, या तो कोई गवाह के तौर पर स्वीकृति दे, या जिसने अपराध किया है या कोई दोषी है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो पैसे से हो सकता है,
लड़ाई झगड़े से हो सकता है, ठीक है, या कोई विवाद हो सकता है, तो वो स्वीकृति मौन हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है अगर सामने वाला पक्ष स्वीकार कर लेता है। जैसे ए और बी का विवाद हुआ है, ए वादी है, ये प्रतिवादी है, और ये जो वादी है वो सॉरी प्रतिवादी है, ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने इस प्रकार का अपराध किया था। तो ये क्या है, न्यायालय में इन चीजों को साबित करने में आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। कौन स्वे कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं ये बताओ। स्वीकृति निम्नलिखित व्यक्ति कर सकते हैं। नंबर 1, दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के पक्ष। भाई देखो, स्वीकृति वही व्यक्ति करेगा या तो जिसने दीवानी अपराध किया हो, या उसका कोई पक्षधर हो, या आपराधिक पक्षधर हो, इनमें से कोई भी पक्ष हो वही स्वीकृति कर सकता है। आगे, या तो किसी ने दीवानी या आपराधिक कोई कार्य किया हो वही पक्ष स्वीकार कर सकता है। दूसरा, ऐसे पक्षों का कोई प्राधिकृत अभिकर्ता, भाई जो उससे कोई संबंधित अभिकर्ता हो वो स्वीकार कर सकता है। आगे, ऐसा पक्ष जो प्रतिनिधि के रूप में वाद दायर करता है या उस पर वाद दायर किया जाता है तथा उस रूप में स्वीकृतियां करता है। भाई या तो ये इसके ऊपर वाद दायर किया जाता है, ठीक है, भाई बी के ऊपर वाद दायर किया गया, या इसका इस वाद से हित छुपा हुआ है और इसके विपक्ष में ए गवाही दे रहा है, ठीक है। आगे, फोर्थ, ऐसा पक्ष जो वाद की विषय वस्तु में स्वामित्व संबंधी या आर्थिक हित रखता है जब तक ऐसा हित बना रहता है। दूसरी बात, यहां पर एल ने वाद किया किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी ने इस शहर में आग लगाई थी, तो इस एल वाले में इस नगर में जो जिन जिन व्यक्तियों के घर में आग लगी है वो व्यक्ति यहाँ पर आकर शामिल हो सकते हैं और वो इसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं कि हाँ मैंने भी इसको देखा था। अन्य व्यक्ति भी आकर गवाही दे सकते हैं कि हाँ मैंने भी इसे देखा था, इसने मेरे घर में आग लगाई है, मेरे पड़ोसी की आग लगाई है। इसके अलावा और भी गवाही दे सकते हैं, ठीक है। आगे, और दूसरी बात, उनका हित छुपा हुआ होना चाहिए कि भाई मेरा गांव था इस वजह से हित है, या मेरी कुटिया में आग लगी है मेरे धन का नाश हुआ है उस वजह से, या कोई मवेशी का कोई नुकसान हुआ हो। आगे चलते हैं। नंबर 5, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको वाद के पक्षों ने उस वाद की विषय वस्तु में अपना हित प्रदान किया है जब तक ऐसा हित बना रहता है। आगे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे वाद के किसी पक्ष ने किसी विवादित विषय की जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, ठीक है, विवाद की जानकारी है और वो अच्छी तरह से उसके बारे में जानता है इसलिए उन्होंने उसके प्रकट किया है। आगे ये सारी चीज मैंने बता दिया है एग्जाम्पल के जरिए से। अब आगे चलते हैं। स्वीकृति एवं संस्वीकृति में अंतर निम्नलिखित है। देखो, संस्वीकृति के ऊपर एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है, वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीजों को, ठीक है, लेकिन यहां पर देखते हैं। स्वीकृति, इसका विषय धारा 17 से 21 तक आता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि स्वीकृति एक जड़ है। लेकिन अब हमें BSA को देखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को देखते हुए अब हमें क्या करना है, ये 15 से 20, ठीक है, सॉरी ये 15 से 19 होगा, 15 से 19 करना है ये, ठीक है। इसका विषय धारा 15 से 17 तक आता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि स्वीकृति एक जड़ है। आगे, इसका विषय 24 से 30 तक आता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि स्वीकृति मात्र शाखा है। देखो, पुराने एक्ट में ये 24 से 30 तक था, लेकिन अब न्यू एक्ट में क्या है कि ये 22 से 24 तक है, ठीक है। ये 15 से 17, इसे सही कर देता हूं, दिख नहीं रहा है, 15 से 17, और ये 22 से 24 तक।
अतः इससे सिद्ध होता है कि संस्वीकृति मात्र शाखा है। आगे, ये दीवानी और आपराधिक दोनों ही कार्रवाइयों में शामिल होती है। ये केवल आपराधिक कार्रवाई में लागू होती है क्योंकि इसमें अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है। देखो यहां पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये जो अपराध हैं ये दीवानी भी हो सकते हैं, आपराधिक भी हो सकते हैं। भाई कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये केवल आपराधिक मामलों में ही होता है। क्या संस्वीकृति स्वीकृति दीवानी और आपराधिक दोनों में की जाती है, लेकिन जो संस्वीकृति होती है आपराधिक मामलों में की जाती है। आगे, स्वीकृति जो कोई व्यक्ति करता है उसकी ओर से कुछ मामलों में धारा 21 के अनुसार प्रयुक्त की जा सकती है। 21 की जगह करेंगे हम 19। देखो पुराने और नए दोनों एक्ट बता रहा हूं, दोबारा से समझो। स्वीकृति जो कोई व्यक्ति करता है, जिसने स्वीकृति की है, वो स्वीकृति कितने प्रकार की होती है पहले बता चुका हूं। उसकी ओर से कुछ मामलों में धारा 19 के अनुसार प्रयुक्त की जा सकती है। क्या 19 के अनुसार प्रयुक्त की जा सकती है कोई चीज, या ये विरुद्ध साक्ष्य कह दो के अनुसार साक्ष्य प्रयुक्त की जा सकती है, किए जा सकते हैं। कौन कौन साक्ष्य हैं वो मैं अब पहले बता चुका हूं। संस्वीकृति अभियुक्त के लिए या खिलाफ प्रत्येक मामले में प्रयुक्त की जा सकती है। संस्वीकृति जो है क्या होती है, जैसे संस्वीकृति एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे वादी और प्रतिवादी दो पक्ष हैं और उनमें से कोई एक पक्ष स्वयं अपराध को स्वीकार कर लेता है, उसे संस्वीकृति कहते हैं, ठीक है। जैसे ए और बी पक्ष है और ये खुद स्वीकार कर लेता है तो इसे संस्वीकृति कहते हैं। कि स्वयं के द्वारा स्वीकृति क्या है, स्वयं के द्वारा संस्वीकृति। और जो पहले जो स्वीकृति कराई थी वो किसी अन्य पक्ष द्वारा या अचानक सडनली मौन स्वीकृति, इस प्रकार की स्वीकृति थी, लेकिन ये न्यायालय में जाकर स्वयं स्वीकार कर लेता है, इसे संस्वीकृति यानी स्वयं के द्वारा स्वीकृति कहते हैं। आगे चलते हैं। संस्वीकृति अभियुक्त के लिए या खिलाफ प्रत्येक मामले में प्रयुक्त की जा सकती है। भाई ये किसके खिलाफ प्रयुक्त की जाएगी, अभियुक्त के खिलाफ ही तो प्रयुक्त की जाएगी, क्योंकि अभियुक्त किसे कहते हैं, प्रतिवादी को, और इसने स्वयं स्वीकार की है तो इसी के खिलाफ ये कहीं भी प्रयुक्त की जा सकती है। यदि संयुक्त व्यक्तियों में से कोई एक स्वीकृति करता है तो ऐसी स्वीकृति केवल स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ ही प्रयुक्त की जा सकती है। इस पॉइंट को समझो। जैसे मौन स्वीकृति थी, पैसे वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे खे ने मौन स्वीकृति दी थी, ठीक है, और वो शर्म की वजह से या विवाद की वजह से चुप चला गया था वहां से, ठीक है, लेकिन इसने क्या दी थी, मौन स्वीकृति दी थी। तो जब केस चलेगा तो सिर्फ इसमें मौन स्वीकृति का जो अपराध है सिर्फ खे पे ही लगेगा, ठीक है। ये क्या है, मौन स्वीकृति, इसमें अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि यदि संयुक्त अभिकर्ता में से कोई एक संस्वीकृति करता है तो ऐसी संस्वीकृति अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। दूसरी बात, जैसे यहां पर ए है, ए ने किसी व्यक्ति की हत्या की है, ठीक है। हत्या में 1, 2, 3 या 4 व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई एक व्यक्ति जो ए है ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमने हत्या की है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इन चारों ने स्वीकार किया है कि हाँ हत्या की है। चाहे ये मना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनका चारों में से एक व्यक्ति है उन्होंने स्वीकार किया है तो ये संपूर्ण लोगों की स्वीकृति है। आगे चलते हैं।
दोबारा समझ लो, यदि संयुक्त व्यक्तियों में से कोई एक स्वीकृति करता है तो ऐसी स्वीकृति केवल स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रयुक्त की जा सकती है। उसके विरुद्ध यदि संयुक्त अभिकर्ता में से, संयुक्त अभिकर्ता मतलब जो मिलकर अपराध करने वाले व्यक्ति हैं, संयुक्त यानी मिल एक से ज्यादा, अभिकर्ता यानी करने वाला। संयुक्त अभिकर्ता में से कोई एक संस्वीकृति करता है तो ऐसी संस्वीकृति अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। भाई 3-4 व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति स्वीकृति ले रहा है तो भाई वो सबके ऊपर ही लागू होगी, क्योंकि ये सभी क्या हैं, अपराधी हैं। आगे चलते हैं। स्वीकृति किसी मान्य विषय पर निश्चयात्मक परिणाम नहीं है। जब कोई व्यक्ति जैसे स्वीकृति दे देता है, जैसे खे ने मौन स्वीकृति दी थी, तो ये निश्चयात्मक नहीं है। ये क्या है, इसके लिए तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातों को हम आकर यहां पर कह दें। तो इसलिए यहां पर बोला है स्वीकृति किसी मान्य विषय पर निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। संस्वीकृति किसी मान्य विषय पर निश्चयात्मक प्रमाण है। आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, स्वीकृति के निश्चयात्मक प्रमाण न होने के कारण इसे अन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। संस्वीकृति को अन्य साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। भाई जब कोई काफी अपराधियों में से या कोई एक अपराधी है, उसने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो उसे अपराधी माना जाएगा, उसे अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन संस्वीकृति में क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया है, या उसने मौन स्वीकृति दी है, या आकस्मिक स्वीकृति दे दी है, या न्यायिक स्वीकृति किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर थोप दी है, तो उसमें क्या है, तथ्यों को और गवाहों को बुलाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, स्वीकृति जो है दीवानी और आपराधिक दोनों में चलती है, और संस्वीकृति आपराधिक मामलों में ही चलती है। जैसा कि यहां पे मैंने बताया है, देखो ये लिख रहा पॉइंट, स्वीकृति दीवानी और आपराधिक मामलों दोनों में ही चलती है, और संस्वीकृति आपराधिक मामलों में ही चलती है। ठीक है। तो आपराधिक और दीवानिक मामले आप जानते होंगे, आपने पहली वीडियो देखी होंगी। ठीक है। मैंने इस प्रश्न को समझाने का संपूर्ण प्रयास किया है, बहुत अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं से कोई त्रुटि रहती है तो समय रहते ही कमेंट कर देना। अभी मैं और जो वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, मैंने रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है, उसको आप फॉलो कर लेना। उससे क्या है, लॉ से रिलेटेड कोई न्यूज़ या अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले, और आप उससे वंचित नहीं रहोगे। अगर जैसे कोई पेपर में अपडेट है, क्वेश्चन को लेकर कोई अपडेट है, या कोई अन्य चीज़ है, न्यूज़ है, तो आप उससे वंचित नहीं रहोगे और आपको जल्दी से समय रहते प्रोवाइड हो जाएगी चीज़ें। ठीक है। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे नोट्स चाहिए तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकता है। और इसमें एक बात है, अगर कोई दिव्यांग है, विकलांग है, कोई अनाथ है, या कोई जिसका और कोई समस्या है, वो हमसे फ्री परचेज नहीं, फ्री ले सकता है। उसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की स्थिति गंभीर है और अन्य व्यक्ति जो सही है, वो हमसे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।